नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 2 फसलों के त्योहार के पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग्स के साथ किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है मौसम का अंदाज। नंबर 1, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ पे तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? उत्तर, यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है, जो जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। नंबर 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा तो ऐसी हालत में हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूरज से हमें गर्माहट मिलती है। सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपना खाना नहीं बना पाएंगे, पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे तो हमें फसल नहीं मिलेगी, और फसलों के बिना हमें खाना नहीं मिलेगा। लोगों को अंधेरे में काम करने में मुश्किल होगी, पूरी जिंदगी ठप पड़ जाएगी, और इसके अलावा बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। नंबर 3, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? उत्तर, बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ठंडी और कोहरे के कारण सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सारे लोग सूरज का पोजीशन देखकर दिन के समय का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गति और उसके चमक से लगाते हैं। सूरज की गति यानी कि सूरज का पोजीशन, अगर वो ईस्ट की तरफ थोड़ा हो कि ये सुबह सुबह का सूरज है, सुबह का टाइम है, और अगर वेस्ट के साइड में सूरज हो तो हमें पता चल जाएगा ये शाम की तरफ है। अगर सूरज एकदम हमारे सर के ऊपर हो तो हमें पता चल जाता है कि ये एकदम दोपहर का समय है। वैसे ही सूरज की चमक, जब सूरज सबसे ज़्यादा चमकता है तब वो एकदम दोपहर का समय होता है, जब हम घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। वही सुबह का सूरज थोड़ा कम चमकीला होता है, उसकी गर्मी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और वैसे ही शाम का सूरज भी ऑरेंजिश कलर का हो जाता है, जिसकी गर्मी भी थोड़ी कम होती है, चमक थोड़ी कम होती है। तो इस तरीके से लोग बिना घड़ी के भी समय का अंदाजा यानी कि आइडिया लगा सकते हैं। अगला है तुम्हारी जुबान। क, आज ई लोग उठे के नहीं खेका। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। उत्तर, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। उत्तर, दौड़ कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। उसके बाद है भारत तेरे रंग अनेक। हमारा देश विविधताओं का देश है, यानी कि बहुत सारे वैरायटी हो जिसमें। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। उसी तरह नीचे लिखे गए कुछ विविधताओं के उदाहरण दिए गए हैं कि हमारे देश में कितने अलग अलग तरीके के भाषा यानी कि लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, खाना खाए जाते हैं, लोग कितने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। एक ही त्योहार मकर संक्रांति के अलग अलग स्टेट्स में कितने अलग अलग नाम है। तो आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके ग्रुप एक्टिविटी में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटका में कन्नड़ा, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और हिंदी तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद है कपड़े। हमारे देश में लोग बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग लुंगी पहनते हैं। उत्तर भारत के लोग सलवार कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पायजामा आदि पहनते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में लोग साड़ी पहनते हैं। उसी तरह हमारे देश में नया साल जब होता है तब उसका भी अलग अलग नाम होता है। नया साल तो आप जनवरी के महीने में हैप्पी न्यू ईयर बोल के ही मनाते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी ये इंग्लिश कैलेंडर है। हमारे देश में हिंदी कैलेंडर के अनुसार मंथ्स का, महीनों का अलग अलग नाम होता है, और हमारे देश में नया साल
मिड ऑफ द अप्रैल यानी कि जब बैसाख महीना शुरू होता है तब स्टार्ट होता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में नए साल को पहला बोईशाख बोलते हैं, पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में लोग इसे उगादी मानते हैं यानी कि साल का पहला दिन, नया साल का पहला दिन। केरल में इसी को विशु के नाम से जाना जाता है और वहीं तमिलनाडु में सेम चीज को पुथांडु बोला जाता है यानी कि हमारे हिंदी कैलेंडर का हमारा अपना नया साल। हमारे देश में खाना भी तरह तरीके के होते हैं। आप अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको नॉर्थ इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली, गुजरात स्पेशल, महाराष्ट्र स्पेशल, साउथ इंडिया का इडली डोसा और ना जाने कितने वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे देश में भोजन में भी विविधता देखने को मिलती है यानी कि वैरायटी। दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा बहुत चाव से खाते हैं, ये बहुत मशहूर है। वहीं पे उत्तर भारत के लोग ज़्यादातर दाल चावल, रोटी सब्जी, राजमा छोले, छोले भटूरे ये सब खाते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग वहीं चावल, मछली, खीर, पूरी इत्यादि बड़े प्यार से खाते हैं। और वहीं गुजरात का ढोकला, थेपला, फरसान ये सब बहुत फेमस है। अलग अलग जगह के अलग अलग स्पेशलिटी वाले फूड, लेकिन पूरे देश में सभी लोग इन सब चीजों को बहुत प्यार से खाते हैं। प्रश्न 2, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या यानी कि दिन में होने वाली एक्टिविटीज, सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज कैसी रहती है? उत्तर, मुझे स्पेशली होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे को अपनी सारी दुश्मनी को मिटा के गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन मैं तरह तरह की पिचकारियों में रंग भर के लोगों पर फेंकती हूँ, गुलाल लगाती हूँ और स्वादिष्ट टेस्टी पकवान खाती हूँ। नए कपड़े भी पहनती हूँ शाम को और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब मज़े करती हूँ। ये तो हुई मेरी बात। आपका भी अगर कोई अपना सबसे प्यारा त्योहार हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला है थोड़ा अन्न के बारे में। अन्न यानी कि सीरियल जो हम खाते हैं। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल यानी कि सेसमी सीड जो दिखने में वाइट कलर का होता है और ब्लैक कलर का भी होता है। दिस इज व्हाइट सेसमी सीड एंड दिस इज ब्लैक सेसमी सीड। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। सबसे पहले तिल का इस्तेमाल पूजा की सामग्री में होता है। सफ़ेद तिल, काले तिल का इस्तेमाल होता है। तिल का इस्तेमाल पकवान बनाने के लिए जैसे तिलकुट, गजक, रेवड़ी ये सब चीज़ें ठंडी के मौसम में बाज़ारों में खूब बिकती हैं क्योंकि इस समय तिल का हार्वेस्ट होता है। ये सब तिल के फेमस पकवान हैं। और तिल का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए भी किया जाता है। तिल के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में होता है। प्रश्न ख, क्या तुम जानते हो कि तिल का तेल कैसे बनता है? तिल का तेल कैसे बनता है ये जानने के लिए आप YouTube के एक वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे यहाँ पे ब्लू कलर में मिल रहा है। क्या आप बता सकते हैं और किन किन चीजों से तेल बनता है और कैसे बनता है? हो सके तो तेल के किसी दुकान में जाके इसका पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तिल के अलावा सरसों का भी तेल निकलता है। सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड जिससे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। इसके अलावा नारियल से भी तेल निकाला जाता है जो होता है कोकोनट ऑयल। एक कोकोनट ऑयल तो हम सर पे लगाते हैं अपने बालों में और दूसरा कोकोनट ऑयल खाने को पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर केरला, तमिलनाडु यहाँ के लोग अपने खाने को नारियल के तेल में पकाते हैं। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर ऑयल और मूंगफली का तेल यानी कि ग्राउंडनट ऑयल, इसका इस्तेमाल भी उत्तर भारत के लोग अपने खाने को पकाने में करते हैं। अगला है खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और हमारे देश में तिलकुट के अलावा ऐसी छोटी बड़ी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पूछकर इनके बारे में आप और पता कर सकते हैं। जैसे आगरे का पेठा बहुत मीठा मीठा होता है और आगरे में जैसा पेठा बनता है वैसा पेठा और कहीं नहीं बनता। वैसे ही मैसूर पाक, मैसूर में इस तरीके की एक स्वीट डिश बनती है जो देसी घी और दूध से बनती है और वो इतनी टेस्टी होती है कि मुंह में डालते ही जैसे मेल्ट हो जाती है। वैसे ही है दार्जिलिंग की पत्ता चाय, दार्जिलिंग लीफ टी। ये भी सिर्फ दार्जिलिंग में ही बनती है और पूरे भारतवर्ष में उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है।
पूरे भारत के लोग दार्जिलिंग टी को बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह के कुछ खास पकवान जो किसी पर्टिकुलर खास जगह पे ही उगती हैं या फिर बनाई जाती हैं, आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से पूछकर भी इनके बारे में और जान सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2। पिछले 2 वर्षों में हमने काम वाले शब्दों के बारे में पढ़ा है। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी काम करने का फीलिंग आता है, जैसे पढ़ना यानी कि हम पढ़ रहे हैं, लिखना हम लिखने का काम कर रहे हैं, बोलना हम बोलने का काम कर रहे हैं, सोना हम सोने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के काम वाले शब्द जिसे इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब भी बोला जाता है, और हिंदी में इसे काम वाले शब्दों के साथ साथ क्रिया भी कहा जाता है। तो इसी तरीके की कुछ क्रिया शब्द यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो इस रेसिपी में आपको फिट डालनी है। ये रेसिपी है बंगाली खिचड़ी बनाने की। चलिए पढ़ते हैं। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पीस लो। पीस लेना एक क्रिया हुआ, काम वाला शब्द, क्योंकि हम इसमें कुछ पीस रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर उसका पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्य आंच पर सुनहरा भूरा यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा उसको भून लो। भूनना यानी कि रोस्ट करना, ड्राई रोस्ट करना। अब दाल को निकालकर उसे अच्छे से धो लो, वॉश कर लो। ये भूनना, रोस्ट करना और धोना यानी कि वॉश करना, ये दोनों भी क्रिया शब्द हुआ, काम वाले शब्द। उसके बाद क्या करेंगे? तेल को थोड़ा सा कुकर में डालकर गरम करेंगे। गरम तेल में तेज पत्ता और जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा सा चट 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 की आवाज़ करने लगे तब उसमें प्याज डालकर थोड़ा सा ब्राउन करने तक उसे रोस्ट करेंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कुछ मिनट तक उसे फिर से भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम वॉश की हुई दाल, चावल और कुछ सब्जियों को डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद कुकर को बंद करके तेज आंच पर पूरा प्रेशर आने तक पकाएंगे। फिर आंच कम करके 4 मिनट तक उसे पकाएंगे। पकाना भी एक क्रिया शब्द हुआ यानी कि एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। उसके बाद भाप निकल जाने पर कुकर खोलेंगे, मसालों का पेस्ट मिलाएंगे, घी, हींग, जीरे और साबुत लाल मिर्च से छौंक लगाएंगे और फिर परोसेंगे गर्मा गर्म। छौंक लगाना यानी कि तड़का लगाना और परोसना यानी कि सर्व करना, ये दोनों भी काम वाले शब्द हुए, डूइंग वर्ड्स। और इसी तरीके से छुट्टी के दिन में गर्मा गर्म खिचड़ी का मज़ा लेंगे। आप भी इसी संडे को अपने घर में इस रेसिपी को क्यों ट्राई नहीं करते? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले चैप्टर्स का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मिलेंगे हम अपने पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.